एक तो नाउ द क्लास इज recording sharing with you white board, and in today's class we are going to take what we are going to use whiteboard का यूज करेंगे, क्योंकि टर्म्स को डिफाइन करने के लिए बगैर व्हाइट बोर्ड के वो चीजें हो नहीं सकती हैं, तो इसलिए हम टर्म्स को डिफाइन करने के लिए उसका सहारा ले रहे हैं। और जो टर्म्स जो बात होगी वो किसको लेकर के बात हो रही है, वी आर टेकिंग द टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, ड्रामा से रिलेटेड है। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वी टॉक अबाउट व्हाट, वी टॉक अबाउट एंटागोनिस्ट। जो सबसे पहला शब्द हम ले रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज एंटागोनिस्ट। दिस इज अ टर्म विच आई एम टेकिंग, दैट इज व्हाट, एक जो शब्द है जिस शब्द को हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की जो डिफिनीशन है, या इसको हम कैसे, एंटागोनिस्ट ANTAGONIST, जो एंटागोनिस्ट है, रिमेंबर दैट कि एक ऐसा कैरेक्टर, अ कैरेक्टर आर फोर्स अगेंस्ट विच अनदर कैरेक्टर स्ट्रगल्स। द डिफिनीशन इज अ कैरेक्टर आर फोर्स, a character or force a character or force against which another character struggles, against which another character struggles। STRUGGLES। सो इन एक सिंगल लाइन में आपको बताया गया कि एंटागोनिस्ट भी एक कैरेक्टर होता है, या एक कैरेक्टर है, या एक ताकत हो सकती है जिसके खिलाफ, अगेंस्ट विच अनदर कैरेक्टर स्ट्रगल्स, जो कैरेक्टर उसके खिलाफ स्ट्रगल करेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको प्रोटेगन, अगेंस्ट विच अनदर कैरेक्टर स्ट्रगल्स नेम्ड प्रोटेगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के खिलाफ जो कैरेक्टर स्ट्रगल करता है उसका क्या नाम है, प्रोटेगोनिस्ट, GONIST। सो रिमेंबर दैट वी हैव टेकन एंटागोनिस्ट, लेकिन इस एंटागोनिस्ट में आप देखेंगे कि हमने दो चीजों को ले लिया है। एक चीज तो क्या लिया हुआ है, एक तो हम लोगों ने प्रोटेगोनिस्ट लिया हुआ है और दूसरा एंटागोनिस्ट। जब आप एंटागोनिस्ट के बारे में बात करें तो एंटागोनिस्ट क्या है, यह एक कैरेक्टर भी है या कोई फोर्स भी है, अगेंस्ट विच अनदर कैरेक्टर स्ट्रगल, जो दूसरा कैरेक्टर स्ट्रगल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसको लेके बात करते हैं तो एक बताया गया कि क्रियान इज एंटीगॉन्स एंटागोनिस्ट इन सोफोक्लिस। एंटीगॉन एक प्ले है सोफोक्लिस का, उसमें एक कैरेक्टर है क्रियान, और टाइरिसियस जो है वो एंटागोनिस्ट है इडिपस। एक प्ले है सोफोक्लिस का, इडिपस द किंग। सो जो सोफोक्लिस के दो प्ले हैं उसमें अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल ग्रेसिया के रूप में, इफ आई यूज द वर्ड एग्जाम्पल ग्रेसिया, तो एक कैरेक्टर है क्रियान, CREON। क्रियान इज द एंटागोनिस्ट in Sophocles, SOPHOCLES, Sophocles एंटीगॉन। सोफोक्लिस एक ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक प्ले लिखा था, उस प्ले का नाम एंटीगॉन है। उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्रियान है, और यह क्रियान किसका एग्जाम्पल है, दिस क्रियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्ट। तो क्रियान इज द एंटागोनिस्ट इन सोफोक्लिस एंटीगॉन। दूसरा एक और कैरेक्टर है, दूसरा अगर हम बात करते हैं टाइरिसियस, TIRESIAS। टाइरिसियस एक कैरेक्टर है, टाइरिसियस
इन सोफोक्लिस इडिपस किंग, इडिपस द किंग, इन सोफोक्लिस इडिपस द किंग। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइरिसियस नाम का एक कैरेक्टर है, और यह जो टाइरिसियस कैरेक्टर है यह क्या है, सोफोक्लिस के इडिपस। सोफोक्लिस मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट रहे हैं, जिनका एक दूसरा प्ले है इडिपस द किंग। ये जो इडिपस द किंग है, इसमें जो है कौन आपका जो है रहा है, टाइरिसियस आपका एंटागोनिस्ट रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू डिफाइन कि आई हैव टेकन अ वर्ड, उस वर्ड का क्या नाम है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के बारे में ये बताया गया कि यह एक कैरेक्टर या फोर्स होती है, यह कोई कैरेक्टर या फोर्स हो सकता है, कोई ताकत होगी, और यह जो एंटागोनिस्ट होता है यह हमेशा निगेटिव रोल में होता है। एंटागोनिस्ट हमेशा निगेटिव रोल में होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब यह इविल को रिप्रेजेंट करेगा, और इस इविल के खिलाफ या इस एंटागोनिस्ट के खिलाफ जो कैरेक्टर स्ट्रगल करता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है। प्रोटेगोनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर होगा, वह एंटागोनिस्ट के खिलाफ लड़ेगा और हमेशा उसको चैलेंज करता है। तो वो क्या करता है कि अनदर कैरेक्टर स्ट्रगल्स, उसके खिलाफ दूसरा कैरेक्टर स्ट्रगल करता है, जिसको प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है। उसमें एक एग्जांपल दिया गया कि क्रियान, क्रियान इज द एंटागोनिस्ट इन सोफोक्लिस एंटीगन। जो क्रियान है वह एंटागोनिस्ट है, किसमें एंटागोनिस्ट है, सोफोक्लिस के एंटीगॉन में। और टाइरिसियस इन सोफोक्लिस इडिपस द किंग। मैं जानना चाहता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? जी। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। रिंकू जी आप कह रहे हैं जी, टाइरिसियस के बारे में क्या कह रहे हैं? टाइरिसियस का जो जिक्र है जो वेस्टलैंड में है, उस पार्टिकुलर वेस्टलैंड में उसको जो है वहां पे एक नरेटर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और वो जो है वहां से उसको लिया गया है, जो कि एक मॉडर्न वॉइस है टाइरिसियस। और टाइरिसियस वह उसका नरेटर है। जो चीज जो है लफ्सांग ऑफ जेलफेड प्रूफराग में प्रूफराग का काम है, वही चीजें वो भी है। लेकिन टाइरिसियस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको दोनों वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, जिसको आप कह सकते हैं कि मेल वर्ल्ड का भी और फीमेल वर्ल्ड का भी। तो वह उस चीज को वहां पे प्रेजेंट करता है टाइरिसियस। हम्म। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि इस पार्टिकुलर चीज को आपको वो करना है। किसी और को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी इस वर्ड को लेकर के? और जो लोग आज अभी इस सेशन ज्वाइन किए हैं इधर, मतलब ये तो सबको लिखना है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लिखूंगा या मुझे नहीं, इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, ये सबको लिखते हुए चलना है। और मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, अगर जिन्होंने नहीं नोट किया है, मैंने अभी इरेज नहीं किया है, मैं स्लाइड को फिर से मूव कर सकता हूँ, दिस एंड दैट कर सकता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, बिकॉज आफ्टर शेयरिंग व्हाइट बोर्ड किसी का नाम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं, जिसमें अपर्णा मैडम है, कंचन मैडम ने अगर ज्वाइन किया हो, पुष्पा मैडम है, शिवांगी मैडम है, शिवांगी वाजपेयी जी हैं, और इसके अलावा अनु मैडम है, आरती मैडम है, और नीलम मैडम है, और आई थिंक कि ज्योति मैडम होंगी आज क्लास में। जी। हाँ। नहीं, प्रोटेगनिस्ट का मैडम केवल एक सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि प्रोटेगनिस्ट मींस सेंट्रल कैरेक्टर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। प्रोटेगनिस्ट मींस सेंट्रल कैरेक्टर। जी मैडम। When we talk about ki antagonist may be central character, undoubtedly antagonist not, we don't have to use the central character, because when you use the central character it means that that is in dominating condition. Antagonist can be said कि that is a leading character। जब आप एक वर्ड यूज करते हैं लीडिंग कैरेक्टर, तो लीडिंग कैरेक्टर तो मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट उसमें होते हैं, वे सब स्टोरी को लीड करते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि पूरे किरदार में से जितने कैरेक्टर वहां पर रहे हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होगा वही सेंट्रल कैरेक्टर। जैसे मैकबेथ में बहुत सारे कैरेक्टर है, बैंकों का रोल कम नहीं है, लेकिन मैकबेथ में मैकबेथ ही सेंट्रल कैरेक्टर है।
लेडी मैकबेथ को आप लीडिंग कैरेक्टर कह सकते हैं, लेकिन वह सेंट्रल कैरेक्टर नहीं हो सकती है। ऐसे ही अगर आप किसी और को लेते हैं तो दे कैन बी व्हाट, दे कैन बी प्रोटेगोनिस्ट, दे कैन बी सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन एंटागोनिस्ट जो होगा वह हमेशा प्रोटेगोनिस्ट के अगेंस्ट में होगा। जैसे इंडियन मूवी में आप ये समझिए कि इंडियन मूवी में एंटागोनिस्ट और प्रोटेगोनिस्ट लगभग उस हर मूवी में दिखाया गया है जिसमें जो है अमरीश पुरी ने रोल विलेन का किया हुआ है। अगर अमरीश पुरी एंटागोनिस्ट रहे हैं तो एंटागोनिस्ट के खिलाफ जिसने भी स्ट्रगल किया, जिसने भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वही जो है क्या होता है, वही प्रोटेगोनिस्ट होता है। तो जो प्रोटेगोनिस्ट होता है वह हमेशा अच्छाई को प्रेजेंट करता है, मतलब कि गुड को प्रेजेंट करता है, और वह इविल के खिलाफ लड़ता है, इसलिए उसको क्या कहा गया, प्रोटेगोनिस्ट कहा गया या सेंट्रल कैरेक्टर कहा गया। जो एंटागोनिस्ट होता है वह इविल को प्रेजेंट करता है, और वह हमेशा किससे लड़ेगा, प्रोटेगोनिस्ट से लड़ेगा। हम एंटागोनिस्ट को लीडिंग कैरेक्टर कह सकते हैं, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर नहीं कर सकते। कारण यह है कि वह जो है एक तो इविल को प्रेजेंट करता है और लास्ट में वह डिफीट होता है, पराजित होता है, और जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वही उसको पराजित करता है। सेंट्रल कैरेक्टर की लास्ट में विक्ट्री दिखाई जाती है, वह जीतता है, जहां पर एंटागोनिस्ट और प्रोटेगोनिस्ट दोनों होगा। और पता चली कोई ऐसा प्ले जहां पे जो है एंटागोनिस्ट नहीं है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो कुछ समय के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, वहां पे कोई एंटागोनिस्ट नहीं है, तो वहां पे ये चीज नहीं होगा। जैसे मैकबेथ में प्रोटेगोनिस्ट तो है, एंटागोनिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैकबेथ ही सेंट्रल कैरेक्टर है, वह शुरू में अच्छा काम करता है, बीच में वह विलेन का काम करने लगता है। तो आप उसको सेंट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं, आप उसको प्रोटेगोनिस्ट कह सकते हैं, लेकिन उसको एंटागोनिस्ट इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मैकबेथ एकदम से बुरा नहीं है। मैकबेथ ने किंग डंकन के राज्य की हिफाजत की। मैकबेथ ने किंग डंकन के राज्य के लिए जाके बैटलफील्ड में लड़ा। वह शुरू में एक अच्छा इंसान था, बीच में वह बुरा बन जाता है, लेकिन अपने द्वारा किए गए बुरे काम पर वह पछताता है। एंटागोनिस्ट कभी पछताता नहीं है। एंटागोनिस्ट का मतलब कि जिसका नेचर ही विलेनस हो, जो कुख्यात हो, जो बुराई में विश्वास करता हो, जिसमें एक तरह से आप इयागो को एंटागोनिस्ट कह सकते हैं। इयागो लास्ट टाइम तक बुरा था, उसको अपने किसी काम पर पछतावा नहीं हुआ, तो वो अपनी बीबी का भी मर्डर कर देता है, तब भी नहीं पछताता है। इयागो एंटागोनिस्ट है हैमलेट का, सॉरी नॉट हैमलेट, ओथेलो का। मेरी बातें समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? ओके ओके। और किसी को मैं जो है लिटरेरी टर्म को बहुत सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ, और मैं जिन लोगों का नाम लेके पूछ रहा हूँ, मैं उनका रिस्पांस जरूर जानना चाहता हूँ, क्योंकि दे हैव टू कीप इन माइंड कि शाम का क्लास उनके इंटरेस्ट पर शुरू हुआ है। और अनडाउटली हमारे जो प्यारे बच्चे हैं जो पहले से हमें जुड़े हुए, दे आर गिविंग देयर ब्यूटीफुल कंपनी। तो दोनों लोगों की रिस्पांस से ही क्लास इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनेगा। इसलिए अगर शिवांगी मैडम को मेरी आवाज जा रही, दोनों शिवांगी वाजपेयी और शिवांगी जो दूसरी हैं अनु तिवारी मैडम, और इसके अलावा पुष्पा मैडम, और अगर जो है नीलम मैडम, आरती मैडम, और ज्योति मैडम, और सम अदर मैडम्स हु हैव ज्वाइंड दिस सेशन, इफ आई एम नॉट एबल टू टेक देयर नेम्स, मैं उन सबका रिस्पांस जानना चाहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके ओके ओके। एंड अंबुज शुक्ला मैडम की फैमिली? नो प्रॉब्लम। अपर्णा आपको? कंचन मैडम? अच्छा कंचन मैडम, कल भी आपकी अटेंडेंस बहुत ही पुअर चल रही थी, कोशिश करिए कि आप क्लास को रेगुलर करिए। ठीक, ठीक, ओके ओके। तो अभी तक जो मैंने लिया था वो आपको क्या मैंने बताया, एंटागोनिस्ट बताया, उसका एग्जांपल मैंने बता दिया, और मैं इसको बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि आप लिखते हुए भी चलिए, क्योंकि लिटरेरी टर्म में बहुत हसल बसल नहीं करना, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो कोई और चीज नहीं, अभी बात हो रही थी वो मैं प्रोटेगोनिस्ट को लेके शेयर कर रहा हूं। अनदर टर्म दैट इज प्रोटेगोनिस्ट। जी जी जी।
हाँ हाँ। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब मैडम की सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन वो हमेशा गुड को रिप्रेजेंट करता है, वह गुड को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब अगर कहीं, अगर किसी कोई प्ले अगर ऐसा लिखा गया अगर उसमें एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके प्लेज में ऐसा नहीं है कि सब में एंटागोनिस्ट होगा और सब में प्रोटेगोनिस्ट होगा। उनका जो प्रोटेगोनिस्ट है वह गुड और बैड एलिमेंट का मिक्सचर है। जैसे मैकबेथ, मैकबेथ को आप ये नहीं कह सकते कि मैकबेथ इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब वह एकदम से विलेन नहीं है। मैंने बताया वह अच्छा काम करता है, बीच में किंग डंकन का मर्डर कर देता है, और जब वो पाप की दुनिया में कदम रखता है तो कई मर्डर करता है, लेकिन मर्डर करने के बाद भी उसको अपनी इस कुकृत्य, अगर मैं वर्ड करूं तो उसको पछतावा होता है। अगर किसी को पछतावा हो रहा है इसका मतलब कुछ हद तक इंसानियत उसमें जिंदा है। तो हम जो है मैकबेथ को एंटागोनिस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि हम मैकबेथ को क्या कहेंगे, प्रोटेगोनिस्ट कहेंगे। लेकिन यह जो प्रोटेगोनिस्ट है यह क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर है पूरे प्ले मैकबेथ का। इसका किसी बहुत किसी गुड पार्टी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसके समकक्ष कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं जिसे हम उसके लिए वर्ड यूज करें कि वो उसके समकक्ष आते हैं। तो वही आपका प्रोटेगोनिस्ट है, वही सब कुछ है। मतलब मैकबेथ एक ऐसा प्ले है जिसमें एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हर प्ले में एंटागोनिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ओथेलो में देखेंगी तो ओथेलो में अगर जो है ओथेलो प्रोटेगोनिस्ट है तो उसका जो एंटागोनिस्ट है वो कौन है, इयागो है, IAGO। बात मेरी क्लियर हुई मैडम? ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटेगोनिस्ट, मैंने आपको बताया, सोनाली मैडम ने भी पूछा था कि प्रोटेगोनिस्ट हम आएगा तो क्या लिखेंगे। हमें जो पॉइंट लिखना है, सबसे पहला पॉइंट कि प्रोटेगोनिस्ट का मतलब कि सेंट्रल कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स, it represents good, it represents goodness and virtue। तीसरा पॉइंट, it struggles against, it struggles against antagonist। जो प्रोटेगोनिस्ट की लड़ाई होगी वो एंटागोनिस्ट की, चूंकि एंटागोनिस्ट जो होगा वो बैड को रिप्रेजेंट करेगा, वो इविल को रिप्रेजेंट करेगा, उसका नेचर ही विलेनस होगा। लेकिन जो प्रोटेगोनिस्ट होगा उसका, प्रोटेगोनिस्ट का इस तरह से नहीं होता, वह गुड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेसिया के रूप में यू कैन से इन शेक्सपियर्स, इन शेक्सपियर्स ओथेलो, IAGO, Iago is antagonist and Othello protagonist। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि इन शेक्सपियर्स ओथेलो, कौन से प्ले में, ओथेलो में इयागो क्या करते हैं, वो एंटागोनिस्ट हैं, और खुद ओथेलो क्या है, प्रोटेगोनिस्ट हैं। और मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दी कि जो एंटागोनिस्ट है वह क्या करता है, ही रिप्रेजेंट्स बैड थिंग्स और बैड इविल को, या आप कह सकते हैं बैड एलिमेंट्स को। और जो प्रोटेगोनिस्ट है वह सेंट्रल कैरेक्टर है और वह गुड को प्रेजेंट करता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या जो बैड ताकतें हैं, जो बैड फोर्सेस हैं, वो एक ही रहती हैं, या जो इविल फोर्सेस होंगी बहुत सारी, उसके साथ बहुत सारे और लोग भी ऐसे होंगे जो उस षड्यंत्र में शामिल होंगे। लेकिन उस षड्यंत्र को जो लीड करता है,
वही एंटागोनिस्ट होता है। ऐसे ही अच्छाई की तरफ बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उस अच्छाई को जो लीड करेगा वह क्या कहा जाएगा? प्रोटेगोनिस्ट कहा जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल को आप और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं कि जब आप ओथेलो में देखेंगे तो ओथेलो में केवल इयागो ही नहीं बुरा है, इयागो के साथ साथ और लोग उसके षड्यंत्र में शामिल हैं जो बुरे हैं, लेकिन पूरी कॉन्स्पिरेसी की एक तरह से प्लानिंग किसके द्वारा होती? इयागो के द्वारा होती है। पूरी जो इतनी भी बुरी चीज है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वह इयागो है। ऐसे ही उस बुराई के खिलाफ कई लोग मिल करके लड़ते हैं, लेकिन उस लड़ाई का जो नेता है वह कौन है? ओथेलो है। तो ओथेलो चूंकि अच्छाई का प्रतीक, ओथेलो चूंकि गुड को फॉलो करने वाला, बैड के खिलाफ लड़ने वाला, इसलिए वह क्या कहा जाएगा? प्रोटेगोनिस्ट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटेगोनिस्ट वह होता है नंबर वन जिसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे कि वह सेंट्रल कैरेक्टर होगा। इट रिप्रेजेंट्स गुडनेस एंड वर्च्यू या अच्छाई को। एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है कि जो प्रोटेगनिस्ट होता है वह गुडनेस और वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है, बुराई के खिलाफ लड़ता है। तो इट स्ट्रगल्स, इसका स्ट्रगल दिखाया जाता है जो आपका होगा अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट एंटागोनिस्ट, उसका अपना लड़ाई एंटागोनिस्ट के खिलाफ होती है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट कंफर्म हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? इट स्ट्रगल्स अगेंस्ट, इट स्ट्रगल्स अगेंस्ट एंटागोनिस्ट। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वर्ड जो इसी से संबंधित है, उसमें जो जिस वर्ड को हम कवर करेंगे दैट इज व्हाट? दैट इज द सॉलिलिकी। एस ओ एल आई एल ओ क्यू यू वाई, सॉलिलिकी। रिमेंबर दैट जब हम सॉलिलिकी की बात करते हैं तो सॉलिलिकी में क्या चीज है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सॉलिलिकी जो होता है इट्स अ डायलॉग। सॉलिलिकी जो है यह डायलॉग है। तो एक पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इट्स अ डायलॉग स्पोकन बाय द कैरेक्टर ऑन द स्टेज in the absence of other character। in the absence of other characters। in the absence of other characters। सो मैं फिर से लिख रहा हूं दूसरा, हाँ एक और चीज जो है, दूसरा पॉइंट मैं लिख दूं, सॉलिलिकी सॉलिलिकी reveals yeah now just going to take what? Just going to take सॉलिलिकी, एस ओ एल आई एल ओ क्यू यू वाई, सॉलिलिकी। एंड रिमेंबर दैट कि जब हम सॉलिलिकी को लेके बात करते हैं तो आपको क्या लिखना है? इसके दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इट्स अ डायलॉग इट्स अ डायलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर इन द absence ऑफ अदर कैरेक्टर ऑफ अदर कैरेक्टर्स।
मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि यह एक डायलॉग है जो कि एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है। इट्स अ डायलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है इन द अब्सेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टरों की अनुपस्थिति में। तो जो बोलने वाला होगा जब भी इस डायलॉग को बोलेगा तो वह स्टेज पर अकेले होगा, वहां पे और कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा। तो जो मैंने डिफिनेशन लिखवाया कि इट्स अ डायलॉग, भाई ड्रामा में अगर है तो डायलॉग ही होगा। स्पोकन बाय अ कैरेक्टर, जो कि एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है, ये नहीं हो सकता कि यह केवल प्रोटेगनिस्ट के द्वारा बोला जाएगा। कोई भी सिंपल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल एक ही लीडिंग कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो है अपनी मनोदशा को दिखाने के लिए डायलॉग का यूज कर सकता है। तो और जब भी वह बोलेगा तो स्टेज पर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा। उसके लिए मैंने क्या लिखा था, इन द अब्सेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स, कोई दूसरा वहां पे कैरेक्टर नहीं होगा। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि soliloquy reveals, reveals, reveals the psyche of the character, the psyche of the character, especially penetration of human heart and mind, human heart and mind। मैं स्लाइड अभी एक एक करके मैं वो करूंगा, आप परेशान ना होइएगा, मैं केवल लिख लूं थोड़ा सा आपको बताने के, ह्यूमन हार्ट एंड माइंड। और तीसरा पॉइंट, व्हेन soliloquy is spoken, SOLILOQUY, when soliloquy is spoken, हाँ, no other characters क्या हुआ? show his oblique her presence, his या her presence on the stage। एग्जाम्पल ग्रेसिया आप ले सकते हैं कि सोलिलिकीज ऑफ हैमलेट, जैसे अगर आप उदाहरण को करना हो तो सोलिलिकीज SOLILOQUIE, सोलिलिकीज ऑफ हैमलेट, हैमलेट ने सोलिलिकीज रहा है, मैकबेथ की सोलिलिकीज रही है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि किसकी सोलिलिकीज, बहुत सारे लोगों ने सोलिलिकीज बोला, लेकिन ये जरूरी है कि सोलिलिकी जो शब्द है या ड्रामा से संबंधित है। अब मैं बहुत सिंपल वे में चल रहा हूँ कि जो सोलिलिकी है, इट्स अ डायलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर इन द अब्सेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स। सोलिलिकी रिवील्स द साइकी ऑफ द कैरेक्टर, सबसे बड़ा चीज यह किसको रिवील करता है, साइकी ऑफ द कैरेक्टर को रिवील करता है। इट रिवील्स द साइकी ऑफ द कैरेक्टर, कि जो कैरेक्टर इसको स्पीक कर रहा है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या साइकी है। साइकी ऑफ द कैरेक्टर स्पेशली पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड, खासकर उसके ह्यूमन हार्ट और माइंड को वह पिनिट्रेट करता है। स्पेशली पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है और जो माइंड है उसको लेकर के जो है वह बात करता है। तो दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोलिलिकी रिवील्स द साइकी ऑफ द कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर बोलेगा उसके दिमाग में क्या हलचल है, वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है वही बोलता है, वही उसका जवाब देता है। एंड इन द अब्सेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, इट मीन्स दैट नो अदर कैरेक्टर विल बी देयर, नो अदर कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट ऑन द स्टेज, कोई दूसरा कैरेक्टर वहां पर स्टेज पर नहीं होगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको सोलिलिकी कहा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि यह उसकी साइकी को दिखाता है और साथ ही साथ यह दिखाता है कि पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड, उसके माइंड में उसके हार्ट में क्या चल रहा है, क्या कोई योजना है, हलचल है, बेचैनी है, इस तरह की चीजों को लेकर के वो बात होती है।
व्हेन soliloquy इज स्पोकन, जब भी soliloquy को बोला जाता है, नो अदर कैरेक्टर रिमेन्स, नो अदर कैरेक्टर्स शो हिज या हर प्रेजेंस। वैसे यहाँ पे हिज हर की जगह वर्ड देयर आना चाहिए था प्रॉपर वे में, जो है नो अदर कैरेक्टर, चूंकि उसको आता है। नो अदर कैरेक्टर्स शो देयर प्रेजेंस, कहां पर, ऑन द स्टेज, कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे इसके लिए soliloquies ऑफ हैमलेट, हैमलेट की soliloquies। मैं जानना चाहता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम, स्पेशली दोज पीपल हु हैव ज्वाइंड दिस सेशन, खास करके बार बार नाम नहीं लेना चाहते, उनका रिस्पांस मिलना जरूरी है। कंचन मैडम, अपर्णा जी, शिवांगी वाजपेयी जी, अनु तिवारी मैडम, नीलम गुप्ता मैडम, पुष्पा मैडम, एंड सो मेनी मैडम एंड मैडमाज। अच्छा, ओके ओके ओके, दैट्स गुड। इसी soliloquy से मिलता जुलता ही एक और शब्द है जो हमें मैं कवर करूंगा, वो चीज है कि असाइड। दैट्स अ हाईली सिग्निफिकेंट वर्ड, असाइड। मैं इसको इसलिए कवर करा रहा हूँ कि अभी मैंने ड्रामा हाल ही में पढ़ाया, अगर उससे रिलेटेड टर्म आप कवर कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि उसमें वो सारी बातें हम लोगों ने जो कवर किया है वो लिटरेरी टर्म से भी रिलेटेड है और ड्रामा के भी टर्म से रिलेटेड है। असाइड, असाइड क्या है? अ टाइप ऑफ डायलॉग a type of dialogue is spoken by a character spoken is spoken by a character in the presence of other characters, in the presence of other characters, but keeping distance, but keeping distance। दूसरा पॉइंट, other characters are present on the stage but, yeah, give me 1 minute, I am just coming, give me 1 minute, okay? Yeah, are you getting my voice? Hello? Okay, okay. Other characters are present on the stage, but the speaker maintains distance. Distance. अगेन आई वुड लाइक टू यूज दिस स्लाइड, में यहाँ से मैंने कवर किया था असाइड से। आप इसको बहुत सिंपल वे में समझते चलिए कि असाइड क्या होता है, एक तरह का डायलॉग होता है। कुछ नहीं, आपको समझना है कि असाइड भी ड्रामा से ही रिलेटेड है और soliloquy भी ड्रामा से रिलेटेड है। ड्रामा में जो डायलॉग होता है उसी डायलॉग का यह एक रूप है।
तो असाइड में क्या होता है, सॉलिलिकी और असाइड लगभग दोनों एक जैसा है, लेकिन इस डायलॉग में अंतर होता है। जो असाइड होगा उस डायलॉग में आगे जो है क्या किया जाता है, असाइड लिख दिया जाता है। तो असाइड क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ डायलॉग। सबसे पहला पॉइंट कि यह एक डायलॉग है, कोई कैरेक्टर नहीं है। स्पोकन बाय अ कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर उसमें उपस्थित होंगे। इसका मतलब कि सॉलिलिकी और असाइड में एक अंतर समझ में आया। जब सॉलिलिकी बोली जाती है तो उसमें दूसरे कैरेक्टर मौजूद नहीं होते। जब सॉलिलिकी बोली जाती है तो केवल स्पीकर अकेले मौजूद होता है और स्टेज पर कोई नहीं होगा। लेकिन जब असाइड वाला डायलॉग बोला जाएगा तो स्पीकर के साथ साथ दूसरे कैरेक्टर भी मौजूद होंगे, लेकिन क्या किया गया, बट कीपिंग डिस्टेंस। जो स्पीकर होगा और जो दूसरे कैरेक्टर होंगे उनके बीच दूरी होगी, और इतनी दूरी होगी कि बोलने वाला जो बोलेगा वो लगेगा कि स्पीकर सुन नहीं पा रहा, बट कीपिंग डिस्टेंस। अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वे स्टेज पर प्रेजेंट होते हैं। अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज बट द स्पीकर मेंटेन्स डिस्टेंस, लेकिन जो स्पीकर होता है वह क्या करता है, उनसे दूरी बना करके रखता है। तो एक बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है कि सॉलिलिकी वह डायलॉग होता है जब स्पीकर अकेले स्टेज पर मौजूद होगा, बोलेगा, अपने मन की मनोदशा को स्पेक्टेटर्स के सामने रखेगा, और उस समय स्टेज पर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा। लेकिन असाइड वह डायलॉग होगा जब और लोग क्या करेंगे कि स्टेज पर मौजूद होंगे, स्पीकर कुछ कहेगा, स्पीकर कुछ बोलेगा, लेकिन जो है जब वह बोलेगा और जो कैरेक्टर वहां मौजूद है उनके बीच में एक अच्छी खासी दूरी होगी। ऐसा लगेगा कि जो वह बोल रहा है उसको वह सुन नहीं पा रहे हैं। उसी दूरी को दिखाने के लिए वर्ड क्या यूज किया गया, अ साइड। साइड माने बगल में, थोड़ा सा बगल में जाकर के बस, और उसमें कुछ है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मैं अगले, या हाँ, बिल्कुल दोनों में ऑडियंस तो बिल्कुल सुनता ही रहेगा, लेकिन जो और कैरेक्टर होंगे वो नहीं सुन पाएंगे। हाँ, जो अदर है स्टेज पर, ऑडियंस तो सुनेगा, क्योंकि ऑडियंस उसके सामने रहता है। ऑडियंस को हर चीज पता है कि अब ये हो रहा है, ये कह रहा है। तो ऑडियंस से कोई चीज नहीं छुपाई जा सकती है। ये जो छुपाने का काम होता है या कोई सुन ना पाए, ये जो उसके साथ दूसरे कैरेक्टर होते हैं वो जो है, जैसे अगर कोई योजना बनाई जा रही है या कुछ और भी चीजें, या अगर आपने कोई पाप किया है तो आप अपने पाप को की जो मनोदशा है वो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं दिखाना चाहते कि कोई और भी आदमी उसको समझे। या आप राजा हैं तो आप अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसको जो है चीजें होती है दिखाने के लिए। बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड which I am going to take, that is the catastrophe, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफ। ये नया शब्द है जो मैंने लिया है, कैटास्ट्रॉफ को। यू विल कम टू नो कि जो कैटास्ट्रॉफ होता है यह एक तरह का वर्ड, अगर मैं यूज करूं कि यह ट्रेजिडी में यूज किया जाता है। और ये जो कैटास्ट्रॉफ होगा यह किसको रिफर करता है, द एक्शन एट द एंड ऑफ ट्रेजिडी। रिमेंबर दैट, इसका बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, द एक्शन एट द एंड ऑफ अ ट्रेजिडी। द एक्शन एट द एंड ऑफ अ ट्रेजिडी। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन यही कि कैटास्ट्रॉफ एक ऐसा शब्द है जो यह दिखाता है कि जब लास्ट में जो ट्रेजिडी, जो ड्रामा जो लिखा गया है, उसमें लास्ट में जो समस्या आती है जिसकी वजह से एक कहा जाए कि
एक पूरा का पूरा ट्रेजिक एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। नॉट ओनली प्रोटेगनिस्ट डाइज, नॉट ओनली एंटागोनिस्ट डाइज, बट द रिमेनिंग कैरेक्टर दे आल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स, वे भी अपनी जिंदगी को खो देते हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कैटास्ट्रॉफ। तो कैटास्ट्रॉफ किससे रिलेटेड है, ट्रेजिडी से, द एक्शन ऑफ द एंड ऑफ अ ट्रेजिडी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन मतलब ट्रेजिक एक्शन जो किससे रिलेटेड है, एट द एंड ऑफ अ ट्रेजिडी, एक ट्रेजिडी के अंत में जो चीज दिखाई जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज द कैटास्ट्रॉफ। एक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, अगर आप हैमलेट का उदाहरण लीजिएगा तो हैमलेट में आपको पता चलेगा लास्ट में एक डुएल सीन दिखाया जाता है, और वो जो डुएल सीन होता है, उस डुएल सीन में आप देखते हैं कि हैमलेट भी मारा जाता है, और उसका जो डुएल जो होता है वह किससे, लेयरटीज से होता है, लेयरटीज भी मारा जाता है, किंग क्लाउडियस भी मारे जाते हैं, क्वीन गर्ट्रू भी मारी जाती है। तो ये सब का सब क्या है, यही कैटास्ट्रॉफ है। अगर आप ये बात करेंगे सर मैकबेथ में, चूंकि मैकबेथ आपने पढ़ा है, वहां पे कैटास्ट्रॉफ कहाँ पर है, लेडी मैकबेथ जैसे ही मरती है और जैसे ही जो है क्या कहते हैं कि बर्नम वुड को लेके जो भविष्यवाणी होती है कि बर्नम वुड जब तक बॉर्डर पे नहीं आ जाएगा, फिर मैकबेथ तैयार होता है, युद्ध के मैदान में जाता है, तो वहां पे मैकबेथ के अपने जितने सिपा सालार हैं मारे जाते हैं, खुद मैकबेथ को मारा जाता है। तो इस तरह से जो लास्ट सिचुएशन होता है बैटल का, वह चीज क्या कहा जाता है, वह कैटास्ट्रॉफ। तो वही बात कही कि द एक्शन, कौन सा एक्शन, ट्रेजिडी में तो ट्रेजिक एक्शन ही होगा ना, इट मींस दैट कि द एक्शन एट द एंड ऑफ अ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के अंत में जो एक्शन दिखाया जाता है, जो लास्ट सीन दिखाई जाती है, वही आपका क्या कहा जाता है, वही आपका कैटास्ट्रॉफ कहा जाता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल ग्रेसिया मैं लिख दे रहा हूं, और वह एग्जाम्पल ग्रेसिया को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि द डुवेल सीन, DUEL, द डुवेल सीन इन हैमलेट, जो डुएल सीन होता है, जो द्वंद्व युद्ध दिखाया जाता है कि उसमें कैसे वो डुएल सीन को दिखाया जाता है, इन एक्ट फिफ्थ, इन एक्ट फिफ्थ लेयर्टीज, LAER TESE, लेयर्टीज कामा किंग क्लाउडियस कामा एंड क्वीन गर्ट्रू, with Hamlet lost their lives। मुझे लगता है कि इस चीज के लिखवाने से शायद जो है आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैटास्ट्रॉफ कैसे जो है किसी ड्रामा में आपको देखना है। हर ड्रामा में जो भी ट्रेजेडी होगा उसमें आपको कैटास्ट्रॉफ देखने को मिलेगा। अगर आप किंग लियर की बात करेंगे तो जब किंग लियर, उनकी बेटी और साथ ही साथ जो तमाम जितने लोग रहे हैं वे सब के सब जो उसकी कंपनी में थे, दे ऑल कम टू एंड देयर लाइफ, वो सब चीजें जो होती हैं। तो किसी भी ड्रामा का जो अंतिम सीन होता है, जो लास्ट एक्शन होता है एट द एंड ऑफ द प्ले, वह चीज क्या कहा जाता है, वह चीज आपका कैटास्ट्रॉफ है। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर वर्ड, दैट इज कैथारसिस। कैथारसिस एंड यू विल कम टू नो, ये जो कैथारसिस है ये क्या है कि दैट इज व्हाट, द पर्जिंग ऑफ द फीलिंग। कैथारसिस का मतलब सिंपल सा, इसके कई माने हैं, लेकिन अगर हम उसको लिखेंगे तो एक तो वर्ड आपको जो बहुत जरूरी है जानना, परगेशन। कैथारसिस का एक दूसरा मीनिंग है
परगेशन, यही चीजें, यही शब्द आएगा ही, परगेशन। दूसरा मीनिंग है प्यूरिफिकेशन, तीसरा मीनिंग है इमोशनल वॉश, इमोशनल वॉश। सो यू विल कम टू नो कि जो ये कैथारसिस है, इस पार्टिकुलर कैथारसिस का जो मतलब है वो क्या है, परगेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। परगेशन, प्यूरिफिकेशन, इमोशनल वॉश, दीज आर द थ्री पॉइंट्स। ये कैसे उत्पन्न होता है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे उत्पन्न होता है। एक्चुअली में ये भी ट्रेजिडी का हिस्सा है, और इस ट्रेजेडी के हिस्सा में आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि आप अगर दर्शक हैं, मैं अगर दर्शक हूं, अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी में अगर कोई ट्रेजिक सीन आती है तो क्या हम लोग उस समय, हमारी जो हालत है या ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा होता है कि उस सीन के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं या हम रिस्पॉन्ड देते हैं। क्या रिस्पॉन्ड देते हैं? अगर ट्रेजिक सीन होगा तो या तो हम सॉबिंग करने लगेंगे, या टीयर्स हमारी आंखों से आएगा, या हमारी सिंपैथी या इम्पैथी उसके साथ जुड़ जाएगी। अगर आप आज के समय ये देखिए कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है, उसकी वजह से जो है, यू विल कम टू नो कि देयर इज अ क्राइसिस इन द इंटायर वर्ल्ड। हम देखें स्पेशली इन आर नेशन, व्हेन वी फाइंड कि लैक ऑफ हॉस्पिटल है, तब कभी कभार समझ में आता है कि शायद हम लोगों ने जितना हॉस्पिटल पर, डॉक्टर पर या इधर इन्वेस्ट करना चाहिए था, उधर उतना नहीं खर्चा किया गया जितना कि लोगों ने मंदिरों में, मस्जिदों में दान दिया, और जो है क्या कहते हैं कि तमाम और चीज़ों में दान दिया गया। तो शायद आज अगर देखा जाए, हर आदमी ये कहता है कि शायद हमें इधर भी करना चाहिए। तो मैं नहीं कहता वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रोपोर्शन में एजुकेशन सेक्टर में और मेडिसिन में हमारे यहाँ काम कम हुआ है। तो ये चीज़ जब होता है तो, और जब हम ये चीज देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है, तो वी कम टू नो कि अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि द पीपल आर डाइंग। और अभी तो जो आज मेरे पास है एक रिपोर्ट, ये है कि लखनऊ में एक समय वो रहे होंगे, वहाँ के डीजी, मतलब एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो रिटायर हो गए, और वो बेचारे एक्सपायर भी कर गए, और वो जो है लगातार शासन को परसू करते रहे, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पाया। वैक्सीन कह रहे हैं मतलब जो चीजें जरूरी होती वो चीजें नहीं मिल पाई। तो लोगों ने लिखा कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप ये ना सोचिए कि आपके पास पैसा है तो आप बच जाएंगे या आप कितने बड़े हैं, क्योंकि हमारे तंत्र में जगह ही नहीं, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, डॉक्टर के पास उस हिसाब का समय नहीं है, कि हमने इतना तैयार ही नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया जितनी हमारी आबादी है। तो एक पॉइंट निकल करके आता है, जब हम इंसानों को इस बेबस या लाचार अवस्था में देखते हैं तो मन उद्वेलित होता है, हमारा मन जो है बहुत ज्यादा, या सभी का मन जो है क्या होता है कि हम लोग बेचैन होते हैं, और लगता है कि वेयर इंसानियत हैज गॉन। जहाँ पे एक से दिन में 10 से 20 चिताएं जलती थी पर डे, वहां पे 100-150 चिताएं, और ऐसा आ रहा है कि सूरत की जो भट्टी थी जिसमें चिता जलती थी वो पूरा पिघल गई हुई है, लगातार 24 घंटे डेड बॉडी उसमें जा रही है। तो जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो नेचुरली हम क्या करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, इंसान होने के नाते सॉबिंग है, टीयर्स है, ये होता है कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे अंदर दो चीजों को जन्म देती है। वह दो चीजें कौन कौन सी? एक चीज होती है पिटी, और दूसरी चीज होती है फियर। पीटी एंड फियर। पीटी का मतलब होता है कि हमारे अंदर दया हमारे अंदर उत्पन्न होती है कि उनके साथ ऐसा हुआ। इंसान होने के नाते हम दूसरे इंसान पर, जानवरों पर, कुदरत की बनाई हर चीज पर हम दया करते हैं, या हमें दया करना चाहिए। और इस लिहाज से गौतम बुद्ध की फिलॉसफी जो है, मतलब ग्रेट फिलॉसफी रही है। और फियर की जहां तक हम बात करते हैं तो फियर भी हमारे पास आता है कि हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो दया की बात जो है, और इसकी बात हर जगह, जहाँ पे आप अगर बृहदारण्यक उपनिषद की बात करेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में दत्ता, दया, धाम, दमयता, तीन चीजों की बात कही गई है। दत्ता, दया, धाम, टू गिव, टू सिंपेथाइज, टू कंट्रोल। तो दत्ता, दया, धाम, दमयता को लेकर के बात की गई है। ऐसे ही जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, जैसे रमजान चल रहा है
तो इस रमजान में नहीं, हर मतलब हर धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, बट हम धर्म को जानते नहीं, धर्म पे हम बहस करना शुरू कर देते हैं। रमजान में जैसे उसमें कहा गया है कि आपकी जो इनकम साल भर की हो उसका 2.5% आपको गरीबों को देना, जो मोहताज हो, जो है क्या कहते हैं कि बेबस हो, लाचार हो, जो जरूरतमंद है। ऐसा ना करिए कि आप क्या करिए कि आप अपने किसी रिश्तेदार को ले जाकर के दे दीजिए। शुरुआत आप रिश्तेदार से ही करिए, लेकिन वह रिश्तेदार गरीब होना चाहिए, मजबूर होना चाहिए, लाचार। तो अगर मेरे पास मेरी इनकम जो है उस पूरी इनकम का खर्च करने के बाद मेरे पास जो भी पैसा बचा हुआ है उस पैसे का 2.5%, 2.5% ठीक ठाक होता है। और केवल उसमें इनकम ही नहीं जोड़ा गया, आपके पास अगर आपके गोल्ड है, सिल्वर है, उसको भी जोड़ा गया, ये चीज। और एक दूसरी बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप पेट भर के खाना खाते हैं तो वह खाना आपके लिए जहर है। उसमें नहीं कहा गया कि पड़ोसी कौन होगा, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वह इंसान हो सकता है, आपको उसके प्रति केयर करनी चाहिए। आपका खाना वो बेकार जाएगा अगर आप उसको करते हैं। सो यू विल कम टू नो, इस तरह की बातें जब होती हैं तो, और अगर हम नहीं फॉलो करते हैं और लाचार और बेचैन इंसान को देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली से पटना की ओर या जो है यूपी की ओर पैदल 700-700 किलोमीटर तक लेबर इमिग्रेंट किए हुए थे, कुछ ऐसी तस्वीर अभी तो नहीं आ रही, लेकिन बॉम्बे वगैरह से शुरू हो गई। अगेन द पीपल आर जस्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो जब तस्वीर होती है तो इंसान होने के नाते हमारा उनसे एक सरोकार है, एक उनसे लगाव, एक जुड़ाव है, और दिल दिमाग अच्छा नहीं महसूस करता कि हम उनके दुख दर्द को नहीं बांट पा रहे हैं। उस समय दो सिचुएशन उत्पन्न होती है, एक सिचुएशन पिटी की होती है, दूसरी सिचुएशन फियर की होती है। और जब यह पीटी और फियर एकदम क्लाइमैक्स पर जाता है, एकदम मतलब अपने सबाब पर होता है, अपने उरूज पर होता है, तो वह किस रूप में आता है? वह टीयर्स के रूप में हमारे आंखों से बाहर निकलता है। यही यही सिचुएशन जो है, जब वह टीयर्स के रूप में बाहर निकलता है तो यही सिचुएशन क्या कहलाती है? यही सिचुएशन कैथारसिस कहलाती है। तो यह एक प्रेजेंटेशन, यह एक तरीका होता है उस चीज को समझने के लिए। अगर कभी भी आता है कि परगेशन का, कैथारसिस का मतलब क्या है, तो उसका लिटरेरी टर्म परगेशन, उसका लिटरेरी टर्म प्यूरिफिकेशन, उसका लिटरेरी टर्म इमोशनल वॉश। लेकिन वो कैसे उत्पन्न होता है? पिटी, फियर और टीएस के रूप में आता है। सो आई थिंक नाउ यू हैव गॉन दिस पॉइंट आल्सो, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके ओके। सो सो दीज आर द हाईली सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। जो बात तो ड्रामा की है, लेकिन वो हमारे जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। आज जीवन के पर डे के हिस्से में आप कैथारसिस का आपका सामना करना पड़ता होगा। कोई लाइफ में आपके साथ था, नहीं रहा, कोई जो है नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर आपने उसकी न्यूज के बारे में सुना, तो ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड कि अनडाउटली ये कितना ज्यादा वो होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज व्हाट की कैरेक्टर। कैरेक्टर को लेकर पहले किया है, बट कैरेक्टर को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे। कैरेक्टर को लेकर के मैंने बात किया था, लेकिन और ज्यादा बात नहीं करना है। लेकिन उनमें से थोड़ा सा एक चीज है कि इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टर, इफ आई CARACTER, कैरेक्टर, यू विल कम टू नो, ये जो कैरेक्टर जो शब्द है, ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा कि कैरेक्टर मीन्स मेन एंड वुमेन who play their role, men and women who play their role, मेन और वुमेन जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, who play their role on stage, स्टेज पर अपना रोल प्ले करते हैं, वे क्या होते हैं? वे कैरेक्टर होते हैं। वही कैरेक्टर को हमने एंटागोनिस्ट समझा, वही कैरेक्टर को हमने प्रोटेगोनिस्ट समझा। लेकिन अगर आप कैरेक्टर को लेंगे तो मैं कैरेक्टर की बात जो शुरू करूंगा चौसर से लेके शुरू करूंगा। मैंने अपने लेक्चर में वर्ड यूज किया था कि चौसर ने कैरेक्टर को लेकर के दो बातें बताई हुई है। जब वो चासर ने कैरेक्टर को लेकर के बात बताई थी, तो चासर ने जो कैरेक्टर का वर्ड यूज किया था, मैं डायरेक्ट चासर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो उन्होंने वर्ड यूज किया था कैरेक्टर को लेकर, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था इंडिविजुअल एंड टाइप। उन्होंने वर्ड यूज किया था कि कैरेक्टर दो होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक क्या होता है? टाइप होता है। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर को ही आज डिस्कस कर पाऊंगा। उस इंडिविजुअल और टाइप में आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं पहले का इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर होता है? वह कैरेक्टर वन हु होल्ड्स डिस्टिंग्विश पोजीशन। वन आलिमा अजीम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। इंडिविजुअल वन हु होल्ड्स डिस्टिंग्विश पोजीशन, उनके बारे में कहा जाता है कि वन हु होल्ड्स डिस्टिंग्विश पोजीशन। जो लोग डिस्टिंग्विश पोजीशन को होल्ड करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको इंडिविजुअल कैरेक्टर कहा जाता है। तो हु इज इंडिविजुअल कैरेक्टर? इंडिविजुअल कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर वन हु होल्ड्स डिस्टिंग्विश पोजीशन, जो कि डिस्टिंग्विश पोजीशन को होल्ड करते हैं। वन हु होल्ड डिस्टिंग्विश पोजीशन। जैसे अगर बहुत सारे कैरेक्टर हैं फिर भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको इंडिविजुअल कैरेक्टर कहा जाएगा। ये मैंने पहले डिस्कस किया था। मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं ये बताऊं कि जैसे हम सारे लोग टीचर हैं, लेकिन टीचर जो है या ठीक है टीचर हम सारे लोग हैं, लेकिन उन टीचरों में भी अगर आप देखेंगे कि कोई और भी रोल प्ले कर सकता है, वो अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छा एक्टर हो सकता है, तो वह उसकी उस टीचिंग कम्युनिटी में एक अलग पहचान हो सकती है कि ही इज अ टीचर एज वेल एज पोएट हो सकते हैं, वो नॉवलिस्ट भी हो सकते हैं, वो आपके जो है क्या कहते हैं कि ऑरेटर भी हो सकते हैं, स्पोक पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये उनकी अलग पहचान होती है। वन हु होल्ड्स डिस्टिंग्विश पोजीशन। और दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि टाइप कैरेक्टर जो होगा, टाइप कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है कि टाइप कैरेक्टर को लेकर के जब आप बात करते हैं तो टाइप कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। जो टाइप कैरेक्टर है दे आर व्हाट? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। या दे आर द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। आप लोग इसे थोड़ा सा नोट कर लिए। जो कुछ बच्चों को मुझे थोड़ा सा ये करना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, हम क्लास बाकी कर लेंगे। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। ओके।